हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी थी मोशन। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 और जो हमारा चैप्टर है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। नाम से क्लियर है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं, जिनकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन आ सकती है, या फिर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम स्टेशनरी पोजीशन पर ला सकते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फोर्स। वो चीज पढ़ेंगे हम। ठीक है, फोर्स को पढ़ेंगे डिटेल से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। क्या क्या नियम है मोशन के, गति के क्या क्या नियम हो सकते हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ है इसमें। ठीक है, क्या क्या उसने लॉज अपने दिए थे। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ क्या बोलता है। ठीक है, वो सारी चीजें आज हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की ही हम बात करते हैं, चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। तो चैप्टर में क्या है, चैप्टर में है हमारे पास जो प्रीवियस चैप्टर है हमारे, उसमें हमने पढ़ा कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, मोशन पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था, चाहे वो पोजीशन की टर्म में पढ़ा है हमने, वेलोसिटी की टर्म में, या एक्सेलरेशन की टर्म में हमने उसमें पढ़ा है। ठीक है, वो मोशन हमारे पास यूनिफॉर्म भी थी और नॉन यूनिफॉर्म भी थी। ठीक है, हाँ जी। तो हम एक पॉइंट निकाल रहे हैं, हम एक पॉइंट चूज करते हैं कि जो हमारे पास मोशन हो रही है, ठीक है, क्या उसके पीछे कोई कॉज है, क्या उसके पीछे कोई कारण है, या हर एक जो मोशन हमारे पास एग्जिस्ट करती है उसका कोई ना कोई कॉज या फिर कोई ना कोई कारण होता है या नहीं। ठीक है, और अगर वो कॉज होता है तो उस कॉज का नेचर क्या होगा, वो किस तरह का कारण हमारे पास होगा। ठीक है, हाँ जी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हमारे साइंटिस्ट, हमारे पास हमारे फिलोसफर्स जैसे गैलीलियो, न्यूटन्स, ठीक है, सबने अपनी अलग अलग अप्रोच दी है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझा सकते हैं कि किसी भी बॉल को मैं हिट करता हूं, चाहे स्लो हिट करता हूं चाहे फास्टली, अगर मैं उसको हिट करता हूं तो मैं देखता हूं कि वो बॉल कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, मींस स्टेशनरी पोजीशन पर आ जाती है। तो मैं बोल सकता हूं किसी ऑब्जेक्ट का टू मेक एन पोजीशन ऑफ रेस्ट या फिर स्टेशनरी पोजीशन। ठीक है, वो एक हम बोल सकते हैं नेचुरल स्टेट है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेशनरी पोजीशन पर आना एक नेचुरल स्टेट है। ठीक है, नेचुरल स्टेट है कि मींस नेचुरल स्टेट का मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या होगा, रेस्ट पोजीशन पर आएगा और नेचर में एग्जिस्ट करेगा, या फिर नेचुरली हर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर लाई करते हैं। जैसे एक बॉल क्या किया, हिट करने के बाद चाहे कितना भी टाइम लगे उसको, वो रेस्ट पोजीशन पर आएगी ही आएगी। ठीक है, हाँ जी। फिर न्यूटन ने और गैलीलियो ने अलग अलग अप्रोचेस से मोशन के बारे में हमें बताया है और समझने की कोशिश की है। ठीक है, हाँ जी। जैसे हम बात करते हैं एवरीडे लाइफ पर, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, मींस उसको मोशन में लाने के लिए हमें किसी ना किसी जो एफर्ट है, ठीक है, किसी ना किसी एफर्ट की जरूरत पड़ती है, या फिर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए किसी ना किसी एफर्ट की जरूरत पड़ती है। और वो एफर्ट हमारा क्या हो सकता है, मस्कुलर एफर्ट हो सकता है, वो एफर्ट हमारा
मस्कुलर एफर्ट हो सकता है, और उस मस्कुलर एफर्ट को हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, चाहे वो एफर्ट हमारा पुलिंग के केस में आ रहा है, ठीक है, या किसी ऑब्जेक्ट को हिट करने के केस में, मींस हिटिंग के केस में आ रहा है, ठीक है, किसी केस में भी आ सकता है, पुशिंग के केस में आ रहा है, ठीक है, एफर्ट हम पुश करके कर रहे हैं, पुल करके कर रहे हैं, या फिर हिट करके कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें कोई ना कोई एफर्ट चाहिए। ठीक है, उस एफर्ट से हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को रोक भी सकते हैं, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन भी दे सकते हैं। ठीक है, स्टेशनरी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम मोशन भी दे सकते हैं, या फिर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को या फिर स्पीड को हम ज्यादा भी कर सकते हैं अगर मैं एक्सटर्नल एफर्ट उसमें लगा देता हूं। और उस एफर्ट को हम क्या, किसकी टर्म में, साइंटिफिक किसकी टर्म में हम मेजर कर लेते हैं, फोर्स की टर्म में मेजर कर लेते हैं। ठीक है, चाहे हमारे पास वो पुशिंग हो, चाहे हमारे पास वो हिटिंग हो, चाहे हमारे पास वो पुलिंग हो, खींचना हो। ठीक है, हाँ जी, फिर हम एक बात और बोल सकते हैं कि जो फोर्स हमने लगाई है उससे जो ऑब्जेक्ट है उसका मैग्नीट्यूड भी कम या ज्यादा हो सकता है, मींस मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ जैसे स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, मींस मैं क्या बोल सकता हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, तो मैं उसको क्या कर सकता हूं, और एफर्ट लगा के 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी कर सकता हूं। मैं उसके डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूं अगर मैं फोर्स लगाता हूं किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, मान लो एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो मैं फोर्स लगाकर उसकी जो डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर सकता हूं। ठीक है, तीसरी बात, मैं उसके साइज को भी चेंज कर सकता हूं। मान लो एक स्प्रिंग है, ठीक है, अगर मैं फोर्स लगाता हूं, पुल कर देता हूं, तो उसका साइज क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, तो उसका साइज भी क्या हो जाता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, तो मैं मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर सकता हूँ, साइज को भी चेंज कर सकता हूँ, उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकता हूँ, उसकी डायरेक्शन को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो इस टर्म में हम उसको क्या, फोर्स को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होगी, दो तरह की हमारे पास फोर्स हो सकती है। ठीक है, दो तरह की हमारे पास फोर्स प्रेजेंट हो सकती है। नंबर फर्स्ट, बैलेंस फोर्स। नंबर फर्स्ट होगी बैलेंस्ड फोर्स, और नंबर सेकंड होगी अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, नाम से क्लियर है। मान लो हम एक एक्टिविटी से समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, वुडन ब्लॉक है, क्लियर है। मैंने एक स्ट्रिंग उसमें बांध दी है, मान लो ये एक्स स्ट्रिंग मैंने राइट साइड बांध दी है, हाँ जी, वाई स्ट्रिंग मैंने लेफ्ट साइड बांध दी है। तो मैंने बोला कि अगर मैं इस स्ट्रिंग को, एक्स स्ट्रिंग को, ठीक है, किसी फोर्स से खींचता हूं, पुल आउट करता हूं, और मैं वाई स्ट्रिंग को उसी फोर्स से, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से पुल आउट करता हूं, मींस जितनी मैग्नीट्यूड मैंने यहां पर लगाई है फोर्स की, एक्स पर लगाई है, उतनी मैग्नीट्यूड मैं वाई पर लगाता हूं उस फोर्स की, तो मैं देखता हूं कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। क्यों? जितना मैं इधर से खींच रहा हूं उतना ही मैं उधर से खींच रहा हूं, तो जो वुडन ब्लॉक है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ठीक है, तो इस इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स को मैं क्या बोल सकता हूं, बैलेंस्ड फोर्स बोल सकता हूं। ठीक है, और जिसके कारण रिजल्ट इससे क्या निकला, जिसके कारण जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी पोजीशन पर रहा, उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। ठीक है, तो मैं बैलेंस फोर्स लिख सकता हूं, द फोर्स, द इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट resulting the object doesn't changes its position। क्लियर है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, बैलेंस्ड फोर्स बोल सकते हैं। मींस मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर इक्वल अमाउंट लगाता हूं फोर्स की, ठीक है, दोनों ही साइड से, तो रिजल्ट हमारे पास क्या निकलता है कि जो ऑब्जेक्ट है
वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, बैलेंस्ड फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, वो ऐसे ही अनबैलेंस्ड फोर्स हम किसको बोल सकते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास वुडन ब्लॉक है, ये एक्स स्ट्रिंग मैंने लगा दी है, वाई स्ट्रिंग मैंने लगा दी है। ठीक है, हाँ जी। अब मैं देखता हूं, अगर मैं दोनों तरफ से इसको खींचता हूं और मेरे पास जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो अमाउंट है वो अनइक्वल है। ठीक है, अनइक्वल कैसे, अगर मैं एक्स स्ट्रिंग को ज्यादा खींच लेता हूं, ठीक है, एज कंपेयर टू वाई स्ट्रिंग, तो इसका मतलब जो वुडन ब्लॉक है वो क्या होगा, एक्स की तरफ ज्यादा मूव करेगा, या फिर एक्स जो राइट साइड है वो चला जाएगा, वुडन ब्लॉक राइट साइड मूव करने लग जाएगा। ठीक है, हाँ जी। या फिर दूसरा केस मैं क्या कर सकता हूं, y अगर फोर्स मैंने ज्यादा लगा दी एज कंपेयर टू x पर, तो इसका मतलब जो वुडन ब्लॉक है वो क्या करेगा, y की तरफ मूव करने लग जाएगा। ठीक है, हाँ जी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वुडन ब्लॉक y की तरफ मूव करने लग जाएगा, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं इफ unequal magnitude of force is applied to the object, unequal magnitude of force is applied to the object, resulting the object move towards the higher force, ठीक है, is called unbalanced force। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं if unequal amount of force is applied on an object, then the object move towards the direction in which the extra force is applied is called non-equal या फिर non-balanced या फिर unbalanced forces। क्लियर है, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर एक अनइक्वल अमाउंट है फोर्स की, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पर लगती है, तो वो ऑब्जेक्ट मूव करता है उसी डायरेक्शन पर जहां पर ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड हो रही है। ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर है, ठीक है, हाँ जी। मैं हमारे जो डेली लाइफ है उसमें अनबैलेंस फोर्स के बहुत ज्यादा एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे नंबर फर्स्ट मैं अगर बात करता हूं, अगर कोई मान लो अगर कोई बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, उसको कोई बच्चा फर्श से फ्लोर से अगर वो उसको खिसका रहा है, ठीक है, तो जो उसकी जो पुशिंग फोर्स है, ठीक है, उसकी जो पुशिंग फोर्स है वो इक्वल है फ्रिक्शन फोर्स से। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट लगती है। ठीक है, मैं आपको बता सकता हूं, अगर मान लो कोई कोई बच्चा फ्लोर से खिसका रहा है, फर्श से खिसका रहा है, ठीक है, और फर्श के अंदर फ्रिक्शन है, ठीक है, रफ सरफेस है फर्श का, ये ब्लॉक है, अगर कोई बच्चा उसको पुश कर रहा है, ठीक है, अगर कोई बच्चा उसको पुश कर रहा है, ठीक है, तो वो जो ब्लॉक है वो पुश नहीं होगा, वो उसकी डायरेक्शन, उसके अंदर मूवमेंट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रही है बाय द फ्लोर। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स उसकी अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कि बच्चा है जो वो उसकी जो पुशिंग फोर्स है अगर फ्रिक्शन फोर्स से कम है, ठीक है, पुशिंग जो फोर्स है, पुशिंग फोर्स है वो कम है फ्रिक्शन फोर्स से, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं वो उसको पोजीशन, उसकी स्टेशनरी पोजीशन को हिला नहीं पाएगा, उसमें मोशन नहीं ला पाएगा। ठीक है, तो फिर मैं बोलता हूं अगर वो बच्चा और जोर लगाए, ठीक है, और अच्छे से पुश करे, ठीक है, तो भी मैं बोल सकता हूं कि अगर पुशिंग फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के जो कि अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है तो भी उसको मूवमेंट नहीं दे पाएगा, क्योंकि पुशिंग फोर्स इक्वल है फ्रिक्शन फोर्स के। ठीक है, तो मैं इसको बैलेंस भी बोल सकता हूं, इधर से भी इक्वल लग रही है और इधर से भी इक्वल है, तो ये क्या रहेगा, स्टेशनरी ही रहेगा। ठीक है, तो भी इसको मूवमेंट नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं बच्चा और अच्छे से उसको क्या करे, पुश करे, मींस पुशिंग फोर्स
ज्यादा हो जाए किससे, फ्रिक्शन फोर्स से, फ्रिक्शन फोर्स से, ठीक है। मीन्स जो उसकी अपोजिट साइड में फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, ठीक है, उसकी पुशिंग फोर्स ज्यादा हो जाए फ्रिक्शन फोर्स से, तो हम बोल सकते हैं कि वो बच्चा इस ब्लॉक को क्या कर देगा, हिला देगा, इसकी पोजीशन को चेंज कर देगा। तो मैं मान सकता हूं कि हर एक ऑब्जेक्ट के मोशन मूव करवाने के लिए, ठीक है, जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है, वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम फोर्स को ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आप सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन और किस तरह की फोर्सेस हमारे पास होती हैं, ठीक है, ये आप ऑब्जर्व करिएगा, इनको पढ़िएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर